आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन का मतलब क्या है? कम हो जाना। इसका मतलब क्या है कि हमारा पहले एक लिक्विड थी और अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है? लोअर डाउन हो गया, यानी कम हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू ही करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है कि बच्चों मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें प्योर लिक्विड है। आप तो मान लो कि मैंने इसमें डाल दिया मिल्क। मैं क्या डाल रहा हूं इसमें? दूध डाल रहा हूं। बहुत दिनों से पानी डाल रहे हैं ना, तो आज दूध ले लेते हैं। तो हमने क्या किया? मैंने इसमें डाला है मिल्क। अब जब मैं इसको फ्रीज कर रहा हूं, तो ये सपोज दैट फ्रीज हो रहा है आपका -1 डिग्री सेल्सियस पर। सपोज दैट ये फ्रीज हो रहा है आपका -1 डिग्री सेल्सियस पर। अब मैंने क्या किया? भाई मुझे तो इस दूध की आइसक्रीम बनानी थी, तो मैं तो क्या करूंगा? इसमें शुगर ऐड कर रहा हूं और कस्टर्ड ऐड कर रहा हूं। तो मैंने इसमें शुगर और कस्टर्ड ऐड कर दी। जैसे ही मैंने इसमें शुगर और कस्टर्ड ऐड करी, तो अब ये मेरे पास एक प्रॉपर शुगर, कस्टर्ड और मिल्क का एक सॉल्यूशन बन गया है। अब ये मेरा आइसक्रीम बनने के लिए रेडी है। अब मैं क्या करूंगा? इसको फ्रीज में रख दूंगा। मैंने क्या किया? इसको फ्रिज में रख दिया। अभी इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो था, फ्रीजिंग पॉइंट था -1 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स मैं TF इनिशियल यानी 0 नॉट, मैं क्या कर रहा हूं? इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। मेरे मिल्क का इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट था -1 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही मैंने इसमें शुगर और कस्टर्ड मिला दिया है और एक सॉल्यूशन बना लिया है, ताकि मुझे तो सुबह आइसक्रीम खानी है, तो अब उस सॉल्यूशन को जब मैं फ्रिज में रखूंगा, तो आप ऑब्जर्व करना, खुद से घर पे ऑब्जर्व करना। एक अलग से ना एक कटोरी या एक बाउल लेना, उसमें क्या करना? मिल्क रख देना, दूसरे में कस्टर्ड और शुगर ऐड करके रख देना। और फिर कुछ टाइम बाद आप चेक करना, जो मिल्क है उसकी ऊपर की लेयर हार्ड होने लग जाएगी। दैट मीन्स मिल्क का फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि ये जो आपका आइसक्रीम सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको हम, हाँ, ये जो आपका मिल्क सॉल्यूशन या आइसक्रीम सॉल्यूशन है, इसकी जो लेयर है वो हार्ड नहीं हुई होगी, यानी इसने अभी फ्रीज होना स्टार्ट नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि शुगर और कस्टर्ड ने क्या किया? पहले जितनी भी एनर्जी थी सिर्फ और सिर्फ किससे निकल रही थी? सिर्फ और सिर्फ मिल्क से निकल रही थी। कोई भी चीज फ्रीज कब होती है भाई? जब वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बाहर निकालती है, तभी तो फ्रीज आउट होती है। अरे तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मिल्क ने क्या किया? अपनी सारी की सारी एनर्जी को बाहर निकाल रहा है ताकि वो फ्रीज आउट हो जाए। यहां पर जब ये वाला मिल्क अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, तो साथ में कौन है? कस्टर्ड और शुगर भी है। इन्होंने क्या बोला? भाई रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ी बहुत एनर्जी हमें भी हेल्प करने दे देने में। तो कुछ एनर्जी कस्टर्ड भी देने लगा, कुछ शुगर भी देने लग गया, और इस वजह से क्या हो गया? मिल्क उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाया जितनी मिल्क को एनर्जी रिलीज करनी थी। या आप बोल सकते हो कि शुगर के और कस्टर्ड के पार्टिकल्स ने मिल्क के पार्टिकल्स को इस तरह से पकड़ लिया कि हर एक पार्टिकल एनर्जी रिलीज करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाया। और जिसकी वजह से अब ये जो आपका मिल्क है, ये जो आपका मिल्क सॉल्यूशन है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? लोअर डाउन हो गया। पता पड़ा भाई? अब इसको हम लोग TF लिख देते हैं। तो अगर TF है तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले कितना था? -1 डिग्री सेल्सियस। सपोज दैट अब हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। तो जरा मुझे बताओ, क्या फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आया? तो पहले इसका फ्रीजिंग पॉइंट था -1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? -3 डिग्री सेल्सियस। तो बोलो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है ना। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। पहले फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री सेल्सियस था, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा TF। दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डेल्टा TF। और अब डेल्टा TF क्या होगा भाई? अब जरा मुझे बताओ, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, हमने क्या बोला था? भैया हमेशा ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, कम में से ज्यादा नहीं। तो जरा आप मुझे ध्यान से देख के बताओ, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट की बात करूं, या हम तो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। जैसे ही यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा ना, आधे बच्चे फुस हो जाएंगे, आधों को पता ही नहीं चलेगा भैया क्या हो रहा है। क्यों? कंफ्यूज है। फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है का मतलब वो सोचते हैं कि -1 से -3 जा रहा है।
लेकिन -1 से -3 में फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ नहीं रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये खत्म करो कि फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है का क्या मतलब है। देन अब जरा देखते हैं, जरा आप मुझे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, T0F माइनस TF करूंगा क्या, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब मैं डेल्टा TF जब भी लिखूंगा क्या लिखूंगा, T0F माइनस TF। और फॉर वाटर, बच्चों इधर देखो, फॉर वाटर जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो, वहां पर आप डेल्टा TF को हमेशा क्या लिखोगे, डिग्री सेल्सियस में 0, क्योंकि इनिशियली वाटर का क्या था, 0 था फ्रीजिंग पॉइंट। आपने इम्प्योरिटी डाली तो माइनस आप लोग TF करोगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा आप लोग न्यूमेरिकल्स में गलती करते हो, इन गलतियों से बचो, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। और अब आप सबको पता है कि जब भी हम लोग डेल्टा TF की बात कर रहे हैं, यानी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल तो कौन है, इम्प्योरिटी है। और डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और जैसे ही आप फिर से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा KF इंटू स्मॉल m, वेयर KF इज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो गायरोस्कोपिक कांस्टेंट, गायरोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर मोलल डिप्रेशन, ऐसे बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एंड द वैल्यू ऑफ KF फॉर वाटर, द वैल्यू ऑफ KF फॉर वाटर इज, वाटर के लिए KF की वैल्यू बेटा 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो याद रखना, अगर KF की वैल्यू वाटर के लिए क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप हमेशा कंसीडर करोगे 1.86 केल्विन केजी पर मोल। और व्हाट इज KF, गायरोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यही है बच्चों हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। ये चीज जो मैंने लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.11 की। तो क्या क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन C बोलते हैं, जिसका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है C6H8O6 टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो जरा देखो आपको निकालना क्या क्या है, पहले उसके बारे में बात कर देते हैं। आपको मास ऑफ यानी वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, हम तो विटामिन C लिख लेते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। और आपको क्या दिया है कि ये डिसॉल्व हो रहा है किसमें, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 75 ग्राम। और क्या बोला है, ऐसा करने पे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो लोअर डाउन हो गया है, मेल्टिंग पॉइंट लोअर डाउन हो गया है बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस डेल्टा TF की वैल्यू आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब KF की वैल्यू भी ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 3.9 केल्विन केजी पर मोल। मैंने पहले भी बताया, इसको किलो केजी मत पढ़ना, दिस इज केल्विन टेम्परेचर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, हमें वेट ऑफ विटामिन C निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m, वेयर स्मॉल m इज मोलैलिटी। अब स्मॉल m का फॉर्मूला लिखते हैं जरा, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में तो हम यूज करते हैं बेटा 1000। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन क्या हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H8O6 निकाल सकते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखो 6 कार्बन है और कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12। तो 6 इंटू 12 प्लस 8 हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस 6 ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। जरा ऐड करो, 12 6 72 प्लस 8 प्लस 16 6 96। अब जैसे ही आप इसको ऐड करोगे 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का 6, 9 और 1 10, 10 और 7 17।
दैट मीन्स द मोलिकुलर वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज 176। तो अब हम लोग मोल को और सिंप्लीफाई कर रहे हैं और लिख रहे हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोल इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में तो हम लोग लिख रहे थे बेटा 1000। अब जरा ध्यान से देखो, आपको डेल्टा टी एफ जो है डिग्री सेल्सियस में दिया है, लेकिन के एफ की वैल्यू किसमें, केल्विन के जी पर मोल। तो अब क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं करना है। क्यों? ये चेंज है, डेल्टा टी एफ इज चेंज, और चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो सेम ही आता है। 273 केल्विन और 283 केल्विन माइनस करो, कितने का डिफरेंस आया, 10 का। सेम 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस माइनस करो, कितने का चेंज आया, 10 का आया। तो चेंज जो है, जब भी कोई भी चेंज होगा तो वहां पर आप लोग उसकी डिग्री या यूनिट्स को नहीं देखोगे। चेंज हमेशा डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो चाहे फ़ारेनहाइट में हो, चेंज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। नाउ तो इसका मतलब के एफ की वैल्यू आपको 3.9 है और डेल्टा टी एफ आपको 1.5 दिया हुआ है, दैट इज 3.9 इंटू डब्ल्यू भी बेटे आपको कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी आपने अभी भी कैलकुलेट किया है 176 एंड द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 75 इंटू 1000। तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 176 इंटू 75 अपॉन 3.9 इंटू 1000। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 5.077 ग्राम, दिस इज द आंसर। तो कैलकुलेशन पार्ट है ये आप कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट मैंने इसलिए नहीं किया ताकि फिर वीडियो लंबी हो जाती, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल, तो बाकी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए